इतिहास ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या हुआ था, है ना? ये इस बारे में है कि हमें कैसे पता चला कि क्या हुआ था। ये बिल्कुल एक जासूसी कहानी जैसा है। और आज हम वही जासूस बनने वाले हैं। उन सुरागों को देखेंगे जो इतिहासकारों को सदियों पुराने रहस्य सुलझाने में मदद करते हैं। तो चलिए एक रहस्य से शुरू करते हैं। एक ही जगह के दो नक्शे जो 600 साल के अंतर पर बनाए गए, इतने ज्यादा अलग कैसे दिख सकते हैं? मतलब जरा सोचिए, हमारे सामने दो सबूत हैं, दोनों एक ही जगह दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो एक तरफ है अल इदरीसी का 1154 का नक्शा, और ये हमारे लिए थोड़ा उल्टा पुल्टा सा है ना? दक्षिण भारत वहां है जहां हम उत्तर भारत को देखने की उम्मीद करते हैं, और श्रीलंका तो ऊपर ही तैर रहा है। जगहों के नाम सारे अरबी में हैं। फिर दूसरी तरफ देखिए, लगभग 600 साल बाद का एक फ्रांसीसी नक्शा। ये वाला कहीं ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है, नहीं? तटरेखा कितनी ज्यादा डिटेल्ड है। तो भाई चक्कर क्या है, इतना बड़ा फर्क क्यों? इसका जवाब छिपा है कॉन्टेक्स्ट में। जरा सोचिए, अल इदरीसी का नक्शा दुनिया को जमीन के नजरिए से देख रहा था, लेकिन फ्रांसीसी नक्शा, वो तो यूरोपियन नाविकों के लिए बना था। उन्हें अपनी यात्राओं के लिए एकदम सटीक तटरेखा चाहिए थी। समझे? यही तो सबसे जरूरी बात है। इतिहासकारों को किसी भी सोर्स को समझने से पहले यह पता लगाना पड़ता है कि वो क्यों और किसके लिए बनाया गया था। ठीक है, अब अपने अगले सुराग पर चलते हैं, और यकीन मानिए मामला और भी पेचीदा होने वाला है। बात करते हैं भाषा की। हमें लगता है कि एक शब्द का मतलब तो वही रहेगा, लेकिन इतिहासकारों के लिए यह एक बहुत बड़ा जाल हो सकता है। अब हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। 13वीं सदी में अगर कोई हिंदुस्तान कहता था तो उसका मतलब दिल्ली सल्तनत के तहत आने वाला एक खास इलाका होता था। पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना का क्षेत्र। फिर सीधे 16वीं सदी में चलिए, बाबर इसी शब्द का इस्तेमाल पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, यहां के जीव जंतुओं और संस्कृति, मतलब सब कुछ बताने के लिए करते हैं। और आज तो इसका एक पॉलिटिकल मतलब है। भारत एक राष्ट्र राज्य, शब्द एक, लेकिन सदियों में उसके मायने बिल्कुल बदल गए। है ना कमाल की बात? और ये सिर्फ जगहों के नामों तक ही नहीं है। विदेशी जैसा एक आम सा शब्द भी एकदम अलग था। आज हम विदेशी का मतलब समझते हैं कोई जो दूसरे देश से हो, लेकिन मध्यकाल में नहीं। इसका मतलब था बस कोई अजनबी, कोई भी जो आपके गांव या समाज का हिस्सा नहीं है। सोचिए, एक शहर में रहने वाला इंसान अगर किसी जंगल में रहने वाले के गांव पहुंच जाए तो वो उसके लिए परदेसी या अजनबी हो जाता था। बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट। तो हमने देखा कि भाषा हमें कैसे उलझा सकती है। अब बात करते हैं असली भौतिक सबूतों की, यानी हाथ से लिखी गई पांडुलिपियों की। ये चीजें बहुत नाजुक होती हैं और कह सकते हैं कि गलतियों से भरी हो सकती हैं। प्रिंटिंग प्रेस से पहले के जमाने में हर किताब हाथ से कॉपी की जाती थी, और भाई जिसने भी कभी स्कूल में दोस्त का होमवर्क कॉपी किया है वो जानता है कि गलतियां तो हो ही जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम चाइनीज विस्पर वाला खेल खेलते हैं। मूल लेखक ने कुछ लिखा, फिर पहले लिखने वाले ने उसकी कॉपी बनाई और शायद कोई छोटी मोटी गलती कर दी, फिर दूसरे ने उस कॉपी की नकल की और अपनी तरफ से कोई नई गलती जोड़ दी, और बस पीढ़ी दर पीढ़ी नकल होते होते असल टेक्स्ट अपने मूल रूप से बहुत बहुत दूर चला जाता है। और सबसे मुश्किल बात, इतिहासकारों को तो अक्सर लेखक की असली ओरिजिनल पांडुलिपि मिलती ही नहीं है। और इन सब के ऊपर कभी कभी तो सिर्फ लिखावट पढ़ना ही एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। अलग अलग स्टाइल होते थे। कुछ जैसे कि नस्तालीक शैली, वो कर्सिव होती थी और पढ़ने में काफी आसान भी। लेकिन फिर आती थी शिकस्ता जैसी शैली, जो बहुत घनी, जटिल और सच कहूं तो समझने में एक बुरे सपने जैसी थी। सोचिए जरा उसे पढ़ने की कोशिश करना। और जब आपको लगे कि इससे ज्यादा क्या ही उलझन होगी, तो हो जाती है। कभी कभी तो लेखक खुद ही अपने काम को बदल देते थे। 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला इतिवृत्त 1356 में लिखा, और फिर 2 साल बाद एक बिल्कुल अलग वर्जन लिख दिया। दशकों तक तो इतिहासकारों को यह पता ही नहीं था कि पहला वर्जन मौजूद भी है। तो अब बताइए, असली इतिहास कौन सा है? अब तक हम सुरागों को देख रहे थे, यानी कि इन लेखों को, लेकिन अब हमें उस माहौल को देखना होगा जहां यह सब हो रहा था। और बात यह है कि वो माहौल वो लगातार बदल रहा था। जिस दुनिया में ये स्रोत बनाए जा रहे थे वो स्थिर नहीं थी। वो एक गतिशील, हमेशा विकसित होता हुआ समाज था। सोचिए जरा उन सभी नई चीजों के बारे में जो इस दौरान उपमहाद्वीप में आई। नई टेक्नोलॉजी, सिंचाई के लिए फारसी पहिया, बुनाई के लिए चरखा, और लड़ाई में तो आग्नेयास्त्र भी आ गए। और खाने पीने की नई चीजें,
आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, इन सब चीजों ने रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस सारे बदलाव का लोगों के पर्यावास यानी उनके रहने के माहौल और उनकी जीवन शैली पर बहुत गहरा असर पड़ा। जैसे जैसे खेती के लिए जंगल साफ होते गए, बहुत से वनवासियों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। उन्हें अपनी जीवन शैली बदलने पर मजबूर होना पड़ा और वे किसान बन गए। जैसे जैसे समाज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया और लोग अलग अलग तरह के काम करने लगे, तो व्यवस्था बनाने का एक नया तरीका सामने आया। लोगों को उनके काम के आधार पर जाति या उपजातियों में बांटा जाने लगा। ये इस नए और जटिल सामाजिक ढांचे को व्यवस्थित करने का एक तरीका था। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी जाति की हैसियत पत्थर की लकीर नहीं थी। वो हमेशा के लिए तय नहीं होती थी। ये असल में इस बात पर निर्भर करती थी कि उसके सदस्यों के पास कितनी शक्ति, कितना प्रभाव और कितने संसाधन हैं। तो किसी भी समूह का दर्जा समय और जगह के हिसाब से बदल सकता था। तो एक इतिहासकार के पास ये सारे पेचीदा सुराग हैं, बदलते हुए शब्द, भरोसे के लायक ना रही पांडुलिपियां और एक गतिशील समाज। अब आती है आखिरी चुनौती, इन सबको जोड़कर एक सही, समझने लायक कहानी कैसे बनाई जाए। 19वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को बांटने का एक बहुत सीधा साधा तरीका निकाला। उन्होंने इसे शासकों के धर्म के आधार पर बांट दिया, एक हिंदू काल, एक मुस्लिम काल और एक ब्रिटिश काल। लेकिन ये जो मॉडल है, इसमें काफी समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि शासक के धर्म के अलावा और कुछ मायने ही नहीं रखता था। ये समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में हो रहे बड़े बड़े बदलावों और विशाल विविधता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। और ये जाहिर है पूरी कहानी तो नहीं है। तो आज इतिहासकार बहुत बड़े नजरिए से देखते हैं। वो सिर्फ शासकों और उनके धर्म पर ध्यान देने के बजाय अतीत को समझने के लिए बड़े आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को देखते हैं। अब बात सिर्फ ऊपर बैठे लोगों की नहीं, बल्कि सभी लोगों के जीवन को समझने की है। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर इतिहास एक कहानी है, और वो है, तो ये कौन तय करता है कि वो कहानी कैसे सुनाई जाएगी? उस कहानी को सुनाने वाला कौन होगा? ये सोचने वाली बात है ना।